हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की डेट के वेट के बिना तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लानिंग तक मैनेजमेंट का रिवीजन कर लिया था। आज हम जल्दी जल्दी से और भी टॉपिक्स देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन, कल जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें भी डिस्कस हुआ था कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग होता है कि सारे जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको लेकर आना, ठीक है, और उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, संगठन द ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रमोट प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट फंक्शनिंग, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीन हो, टूल्स हो, कैपिटल हो या पर्सनल हो। मतलब सारे जो चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना, ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज़ें प्रोवाइड कराना इज़ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम संगठित करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसके स्टेप के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसके स्टेप वापस से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम काम का डिवाइडेशन करते हैं कि भाई ये काम है। उसके बाद काम की ग्रुपिंग करते हैं कि भाई ये दोनों काम परचेज डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये दोनों काम सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे और ये दोनों काम फाइनेंस या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे। फिर हम काम बांटेंगे, असाइनिंग ऑफ वर्क, इसको डेलीगेशन भी कहते हैं कि भाई इसमें जो है वो ये पोस्ट होंगी। ठीक है, कि भाई ये लोग, ये इंसान ये काम करेगा, ये इंसान ये काम करेगा, इसमें ये लोग होंगे, इसमें ये लोग होंगे। फिर स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप कि भाई कौन कौन किसका जूनियर होगा, कौन किसका सीनियर होगा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक, एंड लास्ट में देखो इसमें ना 5 स्टेप है, लेकिन जो क्वेश्चन आया था उसमें 5 तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो कहीं कहीं आपको इसके 6 स्टेप भी मिल जाएंगे। छठवां स्टेप होता है मेजरिंग, कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मेज़र करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के 6 स्टेप्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है? जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं उससे पहले हम उसका डिज़ाइन रेडी करते हैं कि होगा कैसा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, द प्रोसेस टू एडजस्ट विद गोल बिफोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, चलो अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है लिंकिंग दिखाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स और जॉब्स में कि किन कौन कौन सी पोस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, कौन किसका सीनियर होगा, इसकी क्या अथॉरिटी होंगी, क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इसके क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इसकी क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, एग्जेट्रा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है रोल ऑफ ड्यूटीज़। पहले जो स्ट्रक्चर है उसकी उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री देता है, कॉम्प्लीमेंट होता है स्ट्रक्चर का चार्ट। ठीक है, चलो ये बहुत तरह का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, मास्टर एंड सप्लीमेंट्री। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे की पोस्ट का चार्ट, हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पर काम करने वाले लोगों का चार्ट, एंड सर्कुलर मतलब इस तरह से। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। मास्टर मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक समरी चार्ट, और सप्लीमेंट्री मतलब मास्टर को पूरा करने वाला। ठीक, चलो आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करते टाइम क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले एक उद्देश्य होना चाहिए, विशिष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए कि भाई जो जिस काम में अच्छा है उसको वही काम दिया जाए। बैलेंस होना चाहिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिटी इन कमांड होनी चाहिए। यूनिटी इन कमांड का मतलब है कि एक इंसान जो है उसका एक ही बॉस होगा, वो उसी को रिपोर्ट करेगा और उसी से आदेश लेगा। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल दिया किसने था? हेनरी फ्योल ने। कहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल एक्सप्लेनेशन कि हर इंसान को पता हो कि उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल पहले से ही डिसाइडेड हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है कि एक इंसान के अंदर कितने लोग काम करेंगे, तो एज़ पर द कैपेसिटी इंसान को उसके अंदर काम करने वाले लोग देने चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पहले डिसाइड होनी चाहिए। श्रृंखला संबंध जो जो वो थी स्केलर चेन, स्केलर चेन पहले से डिसाइड होनी चाहिए
ठीक है। और अपवाद मामले ही टॉप मैनेजमेंट के पास जाने चाहिए, सारे मामले ले जाकर टॉप मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलो आगे, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें या स्ट्रक्चर के टाइप्स की बात करें तो ये बहुत तरह का होता है। बेसिकली 7 तरह का होता है, जैसे कि एग्ज़ाम में आया था, री एग्ज़ाम वाले में जो हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन अलग अलग बेस पर देखें तो ये अलग अलग तरह का होता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मल। फॉर्मल में जॉब टाइटल होता है सबके पास, ये इम्पर्सनल होता है और रिजिड होता है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है, सोशल और पर्सनल एस्पेक्ट पर डिपेंड होता है। जो ग्रुप्स बन जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंशिएट होता है सब लोग के राइट्स, वॉलंटरी मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स बनते हैं वो अपनी मर्ज़ी से मेंबर्स बनते हैं। टॉल, जहाँ पर एक इंसान के अंडर कम लोग हों वो टॉल, तो वो इस तरह से बन जाएगा ना, इसके अंदर 2 लोग, फिर इसके अंदर 2-2, फिर इन चारों के अंदर 2-2, जय हो वाली बात, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, इसलिए इसको टॉल कहते हैं। और जब एक इंसान के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हों तो उसको फ्लैट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से, ठीक। चलो नेक्स्ट, फंक्शनल। जब फंक्शन के हिसाब से बांट दिया जाता है कि सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। जब फंक्शन के बेस पर स्पेशलाइजेशन कर दिया जाता है वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ लाइन। जब एक हिरार्कियर लाइन फॉलो होती है कि ये टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल, फिर एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये सिंपल लाइन स्ट्रक्चर है। डिपार्टमेंटल लाइन स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर जनरल मैनेजर, फिर सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके अंदर लोग, इसके अंदर लोग, इसके अंदर लोग, देन हिरार्की चल रही है, ठीक है। तो लाइन डिपार्टमेंट में एक हिरार्की चलती है, हिरार्की मतलब स्तरों पर काम होता है, स्तरों में बटा हुआ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और एक और बात ध्यान रखना, जो लाइन है उसका जो सिंपल फॉर्म है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कमेटी। आपने सुना होगा एक कमेटी बैठी है। कमेटी क्या होती है, एक मीटिंग की तरह लोग बैठते हैं और उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, डिसीजन लेते हैं एक्सेट्रा, ठीक। नेक्स्ट, फ्लैट हो गया। डिविजनल, जहाँ पर जो कंपनी है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, ठीक है, तो वो उसमें एक डिवीज़न बांट देती है। बुक्स का डिवीज़न, पेन्स का डिवीज़न, अगर वो पेट्रोल पंप चला रही होगी तो पेट्रोल का डिवीज़न, उसके अंदर के मैनेजर, उसके बाद लेवल, ठीक है, उसके बाद लेवल, उसके बाद लेवल। तो जब एक डिवीज़न के हिसाब से, जब प्रोडक्ट्स के हिसाब से चीज़ें बढ़ जाती हैं, डाटा डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट में क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं कि प्रोजेक्ट मिला तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, नहीं मिला तो नहीं बन जाएगी, देखो ये पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉर एवरी टास्क, फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है फंक्शनल और प्रोजेक्ट का एक मिक्सचर है, इसको हम डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो दैट इज़ मैट्रिक्स। ये होता कैसे, देखो इस तरह से, सपोज सेल्स देखने वाले लोग हैं, ठीक है, परचेज देखने वाला है, कैश देखने वाला है एंड मार्केटिंग देखने वाला है। अलग अलग प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट 1 की भी सेल देखेगा, 2 की भी देखेगा, 3 की भी देखेगा, 4 की भी देखेगा, ठीक है। और तो ये इस तरह से भी काम करेगा और इस तरह से भी काम करेगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट 1 में जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट भी काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट भी काम करेगा, कैश डिपार्टमेंट भी काम करेगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी काम करेगा। तो इस तरह से और इस तरह से दोनों जगह काम होगा, इसलिए 2 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक्सेप्शन होता है यूनिटी ऑफ कमांड का, क्योंकि एक ही इंसान कई लोगों से कमांड ले रहा होता है। ये 3 तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग, वीक और न्यूट्रल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे टीम ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। टीम ऑर्गेनाइजेशन में
टीम बांट दी जाती है कि ये वाला टीम ये प्रोजेक्ट देखेगी, ये वाली टीम ये वाला प्रोजेक्ट देखेगी, ये वाली टीम ये वाला प्रोजेक्ट देखेगी। तो एक टीम जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन टीम ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटिन्यू लर्निंग करती रहती है और टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम आजकल चल रहा है डिजिटल, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और प्रोसेस बेस्ड कि भाई एक प्रोसेस पर ही काम करती है, उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, ठीक। तो आई होप ये सारे टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कुछ और भी हैं। लाइन, जैसे अभी ऊपर बात करी लाइन, स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ की कल भी हमने बात करी थी, जब इस हिरार्कियर मॉडल में एक पर्सन और अपॉइंट कर दिया जाता है जो स्पेशलिस्ट होता है, और इसका काम क्या होता है, सिर्फ एडवाइस करना, सलाह देना, ठीक है, जिसको हम स्टाफ कहते हैं। तो जब लाइन में एक स्टाफ मेंबर ऐड कर दिया जाता है, दैट इज़ लाइन एंड स्टाफ। इसके अलावा नॉर्मेटिव, जिसमें लोग वॉलेंट्री तरीके से जुड़ते हैं, अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। कोरेसिव, जिसमें लोग फोर्सफुली जोड़े जाते हैं। एंड लास्ट इज़ यूटिलिटेरियन, इसमें वॉलेंट्री होता है, जब उनको रिवॉर्ड दिया जाता है कि भाई तुम्हें है ना 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, तुम इस प्रोजेक्ट में आ जाओ। तो जब उनको रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव में क्या था, अपनी मर्ज़ी से आ रहे थे। कोएरेसिव में क्या था, फोर्सफुली आ रहे थे। और यूटिलिटेरियन में क्या था कि आ तो अपनी मर्ज़ी से रहे हैं, लेकिन उनको मोटिवेट किया जा रहा है रिवॉर्ड देकर या अवार्ड देकर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही पढ़ लो, ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। और इसके अलावा क्वेश्चंस हम करेंगे और देख लेंगे कुछ नया टॉपिक आता है तो। नेक्स्ट वी हैव स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन पावर की प्लानिंग करना, ह्यूमन पावर की प्लानिंग करना, ठीक है, कि कितना हमें चाहिए, कितना हमारे पास है, किस तरह का हमें चाहिए और कहाँ तक उसे पहुँचाना है। मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। पहले रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को बोलना कि आओ हमारे यहाँ काम करो। सिलेक्शन, उन लोगों में से सिलेक्ट करना, और फिर उन लोगों को ट्रेनिंग देना ताकि वो हमारे लायक बन सके। देखो, स्टाफिंग इंक्लूड्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव एंड डिपेंडेंट ऑफ पर्सनल मतलब ह्यूमन पावर टू फिल द रोल डिज़ाइन इनटू द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर में हमने डिसाइड किया था कि ये पोस्ट होंगी, ये लोग होंगे, तो अब उस पोस्ट को भरना है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब है कि भाई लोगों को बोलना कि कम एंड अप्लाई फॉर द रिलेटेड जॉब, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है, अगर आपको कहीं पर भी जॉब करनी है, आप सबसे पहले वहाँ के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको वहाँ का काम सिखाया जाएगा, आपको वर्क की ट्रेनिंग दी जाएगी। यही सारा काम जो है वो स्टाफिंग में आता है, ठीक है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर सबको बोला जाता है कि आ जाओ, सब आ जाओ, ठीक है, सारे के सारे आ जाओ, ठीक। अब रिक्रूटमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। इंटरनल का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं, उनको बोलना कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करो। मतलब प्रमोशन हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, देखो, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ले ऑफ हो सकता है। ले ऑफ का मतलब अस्थायी रूप से हटाना, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल हो सकते हैं। एक्सटर्नल कैसे हो सकते हैं, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट की जाए कि आओ और हमारे यहाँ अप्लाई करो, एडवर्टाइजमेंट दी जाए, प्लेसमेंट एजेंसीज़ के पास जाया जाए, कैजुअल कॉलर्स बोले जाएं कि हाँ हाँ आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आकर अप्लाई करिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसमें जाएंगे, उसके लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स पे हम जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो रिक्रूटमेंट करवाते हैं। बाय इंटरनेट हो सकता है, कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एजेंसीज होती हैं वो करती हैं, ठीक है।
इसके अलावा सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सिलेक्शन एक नेगेटिव स्टेप है, ये पॉजिटिव स्टेप था रिक्रूटमेंट, क्योंकि इसमें सबको अलाउ कर दिया जाता है। सिलेक्शन में हम लोगों को एलिमिनेट करते हैं, इसलिए ये नेगेटिव स्टेप है। तो ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप बट सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव स्टेप। इसमें क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दैम हु अप्लाइड फॉर द जॉब। सिंपल सी बात है कि जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है उन लोगों को सिलेक्ट करना इज़ सिलेक्शन। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू होता है जिसको हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं, फिर उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने को कहा जाता है, फिर उनका सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर प्रॉपर इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू में लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा कैंडिडेट है तो इसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सिलेक्शन डिसीज़न ले लिया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वर्क ऑफ़र दिया जाता है उसको कि भाई आप सिलेक्टेड हो, क्या आप हमारे यहाँ काम करोगे, काम कर लिया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले प्री इंटरव्यू, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है। फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, सिलेक्शन का डिसीजन ले लिया कंपनी ने, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करती है, उसके बाद उसको काम का ऑफ़र देती है कि भाई इतनी सैलरी होगी, इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या आप एग्री हो, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सब उसके बाद 1 साल का, 11 महीने का, 5 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है। अब सिलेक्शन टेस्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड अदर टेस्ट। प्रोफिशिएंसी में ये देखा जाता है कि वो कितना प्रोफिशिएंट है, कि वो काम कितना अच्छे से कर सकता है, काम से रिलेटेड क्वालिटीज़। साइकोलॉजिकल टेस्ट में उसकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ दी जाती हैं, जैसे इंटेलिजेंट, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज का टेस्ट, नॉलेज का टेस्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट, और प्रोफिशिएंसी में आ जाता है स्पेशलाइजेशन, उस काम के लिए कितना स्पेशलाइज्ड है वो, और उसकी चतुराई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ट्रेनिंग तो सिंपल सा था, ठीक है। अब ट्रेनिंग 2 तरह से हो सकती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, ठीक है। ऑन द जॉब में क्या है, जब आप जॉब का काम करते करते वो ट्रेनिंग ले रहा है, और ऑफ द जॉब क्या है, जब उसको जहाँ उसे काम करना है वहाँ से कहीं दूर ले जाकर ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। तो ऑन द जॉब के लिए ऑन एक्चुअल सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, इसमें हो सकता है अप्रेंटिसशिप, इंटर इंटर सॉरी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग सेंटर, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड अंडर स्टडी, किसी की अंडर स्टडी करना। ऑफ द जॉब में आ जाता है लेक्चर्स, फिल्म, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग, कॉन्फ्रेंसेस, स्टिमुलेशन एक्सरसाइज, मैनेजमेंट, रोल प्लेइंग, इन बास्केट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट स्टडी जैसे MBA वगैरह होता है, एंड सेमिनार्स, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो ऑफ द जॉब हैं, और ऑन द जॉब मतलब जॉब के टाइम पर ही। अब 3 टर्म्स हमारे पास आती हैं, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है एक विशिष्ट कार्य के लिए होती है, एक स्पेशलाइजेशन के लिए होती है, ठीक है। और एजुकेशन का काम होता है सामान्य बुद्धि को बढ़ाना, और डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग का रिजल्ट होती है, जो फ्यूचर के लिए होती है, भावी प्रबंध कार्य के लिए कर्मचारी की संपूर्ण वृद्धि इज़ डेवलपमेंट, ठीक है। चलो 18 मिनट्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, जिसमें स्टाफिंग तो बड़ा ही था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जो है वो आता है, देखो थोड़ा जूम कर देती हूँ, अच्छे से आ जाएगा। डायरेक्टिंग इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दे डू इट और नॉट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। सबसे पहले तो उनको बताना कि बेटा करना क्या है, उसके बाद देखना कि वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना, उनको अभिप्रेरणा देना, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्टिंग में 4 चीज़ें आती हैं, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सुपरवाइजिंग में देखना होता है कि काम कैसे किया जा रहा है, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। कम्युनिकेशन में फिर उनसे कम्युनिकेट करके काम को और अच्छा करने की कोशिश की जाती है। मोटिवेशन में ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो उनको इंटरनली फोर्स करता है कि हाँ हमें और अच्छा काम करना चाहिए। और लीडरशिप होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, ठीक है। इसको एक मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, व्हाटएवर, डन। इसका भी
देखो, मोटिवेशन के लिए हमारी कुछ अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं, ठीक है, जो टेंशन का कारण बनती हैं। टेंशन हमारे लिए ड्राइव बनता है, चालक बनता है, जो उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए बिहेवियर सर्च करते हैं। फिर हम सर्च करने के बाद हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है और टेंशन ख़त्म हो जाती है, वापस से कोई नीड आती है और ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। मोटिवेशन लैटिन वर्ड के मोटिवेट से बना है, जिसका मतलब होता है टू मूव, काम करना, ठीक है, मूव करना। ओके, अब मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज़ हैं, पक्के से पक्का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, 110%, तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अगर मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है, मोटिवेशन नहीं होता है तो 3 चीज़ें होती हैं, या तो फाइट होगी और लोग जॉब छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, अपैथी होगी, लोग इंटरेस्ट खो देंगे, और या फिर अग्रेसिवनेस आएगी, लोगों को गुस्सा आएगा, लोग एंग्री होंगे, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या हैं, मोटिवेशन के टाइप्स? फाइनेंशियल, जो मनी से होता है, जो मनी से लोग मोटिवेट होते हैं। नॉन फाइनेंशियल, जैसे शाबाशी देना, प्रमोशन देना, कुछ सोच उनकी मतलब तारीफ़ करना, सम्मान देना, एक्सेट्रा। पॉजिटिव मोटिवेशन, जो उनको कुछ अच्छा देकर, जैसे रिवॉर्ड देकर, प्रमोशन देकर। नेगेटिव मोटिवेशन, उनको पनिशमेंट देकर, डिमोशन देकर। इंटरनल मोटिवेशन, जो उनमें खुद से जागता है कि नहीं मुझे करना है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो बाहर वाले को जगाना पड़ता है कि भाई तुम्हें ये करना है। इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल के लिए होता है। ग्रुप, जो पूरे ग्रुप को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। बेसिकली इस वाले चार्ट में ना मोटिवेशन का 98% टॉपिक क्लियर है, अगर आपको ये थ्योरीज़ का मीनिंग पता है तो। थ्योरीज़ हम आगे पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। उसके देखो टाइप्स हो गए, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। लैक ऑफ मोटिवेशन से क्या होता है? फाइट होती है, लोग जॉब छोड़ कर चले जाते हैं। अपैथी होती है, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। या अग्रेसिवनेस होती है, लोगों में गुस्सा आ जाता है। अब जो मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज़ दी हैं इसके बारे में, ठीक है। कंटेंट थ्योरीज़ हैं जो बताती हैं कि मोटिवेट क्या करता है, व्हाट मोटिवेट्स अ पर्सन। और जो एक प्रोसेस थ्योरीज़ हैं जो बताती हैं हाउ मोटिवेट्स, कैसे मोटिवेट करता है वो बताती है कंटेंट थ्योरी। और क्या मोटिवेट करता है वो बताती है कंटेंट थ्योरी, और कैसे मोटिवेट करता है वो बताती है प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। तो कंटेंट थ्योरी की अगर बात करें, कंटेंट थ्योरी में आ जाता है आपका एक्स, वाई और जेड, तो याद ही रखना है। मैकग्रेगर की एक्स और वाई थ्योरी, और आउची की जेड थ्योरी। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी, और मैकलैंड की नीड थ्योरी। ये हम रुको आगे वाली में पढ़ते हैं, आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं। ये देखो, ये मोटिवेशन की थ्योरी है पूरी, ठीक है। इस चार्ट में से मोटिवेशन थ्योरी है, जल्दी जल्दी से देखो। मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, ये सबसे इजी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैस्लो जो थे, अब्राहम मैस्लो, वो सबसे पहले इंसान थे, फर्स्ट पर्सन टू फोकस ऑन द मोटिवेशन ऑन इन हिज बुक। कौन सी बुक थी इनकी? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इनकी बुक थी, जिन्होंने इसमें सबसे पहले मोटिवेशन के बारे में बात की थी। इन्होंने कहा कि इंसान की 5 तरह की नीड होती हैं जो उसे मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, ठीक है। ये कंटेंट थ्योरी है, तो ये बता रहा है कि ये थ्योरी बता रही है कि क्या ऐसी चीज़ें जो मोटिवेट करती है। इन्होंने 5 तरह की नीड बताई: साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे एक नीड पूरी होती जाएगी वो उस इंसान को दोबारा से मोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है। और उस नीड के पूरे होने के बाद ही इंसान आगे की नीड के बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले थी साइकोलॉजिकल, उसके बाद है सेफ्टी, फिर है सोशल, फिर है एस्टीम, और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। साइकोलॉजिकल में वो चीज़ें जो आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है: रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। जब साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती हैं तो इंसान चाहता है कि उसे सोसाइटी में सेफ्टी मिले, भाई एक घर हो, ठीक है, रहने के लिए, और हम सेफ़ रहें उस जगह पर। उसके बाद सोशल नीड, कि उसे सोसाइटी से लव मिले एंड एक्सेप्टेंस मिले, सोसाइटी में लोग उसे एक्सेप्ट करें। एस्टीम नीड में उसे सोसाइटी से अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक पोस्ट, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो भाई अपने जीवन से संतुष्ट हो चुका है और अब वो एकदम बढ़िया, एकदम ठीक है, ठीक है। उसने जो
अब्राहम मैस्लो थे, उन्होंने एक बात बोला कि इंसान जो है एक ऐसा जानवर है जो अपनी नीड्स से जो है वो मोटिवेट होता है। ठीक है, तो इन्होंने देखो, निम्न से उच्च तक की नीड्स आती है, सबसे ऊंची है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे नीची है फिजिकल। जब एक पूरी हो जाती है तब इंसान ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जब एक पूरी हो जाती है तो ये वाली नीड उसे फिर किसी चीज़ कहीं पर भी मोटिवेट नहीं करती है। ठीक, पहले निम्न स्तरीय पूरी होती है, उसके बाद नेक्स्ट, और आफ्टर गेटिंग फुलफिल्ड नीड कैन नॉट मोटिवेट एनी मोर। ठीक है, ये मैस्लो की हिरार्की थ्योरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग ने बोला कि भाई 2 तरह के ऐसे फैक्टर हैं जो इंसान को मोटिवेट, जो इंसान को बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। एक होते हैं मेंटेनेंस और एक होते हैं मोटिवेशनल। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज सैलरी है, ठीक है, अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, एक फेयर सैलरी मिल रही है, तो आप असंतुष्ट तो नहीं होंगे। ठीक है, आप असंतुष्ट या डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन मोटिवेट भी नहीं होंगे। ठीक है, होने पर असंतुष्टि से दूर रहता है, परंतु संतुष्टि को बढ़ाता नहीं है। ठीक है, लेकिन मोटिवेशन वाली जो फैक्टर हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो मोटिवेट करते हैं, और नहीं होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हो गया अवार्ड, अगर अवार्ड मिल रहा है तो भाई हम मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर नहीं मिलना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये वाले होना ज़रूरी है। ठीक है, ये वाले होना ज़रूरी नहीं है, नाम से क्लियर है। मेंटेनेंस, हाइजीन या डिससेटिस्फैक्टर फैक्टर्स जो हैं, इनके होने पर असंतुष्टि नहीं होती, लेकिन मोटिवेशन भी नहीं होता। और अगर मेंटेनेंस वाले कारण नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस में याद रखना है सैलरी, और मोटिवेशन में याद रखना है आपने अवार्ड। ठीक है, तो सैलरी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप डिससेटिस्फाइड होंगे, लेकिन अच्छी होगी तो मोटिवेट भी नहीं होंगे काम करने के लिए, जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम ही करते रहेंगे। अवार्ड से मोटिवेट होंगे, लेकिन अवार्ड नहीं मिलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम तो चल रहा ही चल रहा है। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स थे, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशनल। ठीक है, मेंटेनेंस के होने पर असंतुष्टि नहीं रहती, लेकिन ना होने पर मोटिवेशन भी नहीं मिलता। और मोटिवेशनल ऐसे हैं, अगर होंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, अगर नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसने दिया था? हर्ज़बर्ग ने, 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी मैकलेंड की नीड थ्योरी। इन्होंने 3 तरह की नीड बताई थी, पावर, अफिलिएशन एंड अचीवमेंट। सिर्फ नाम याद रखना है, पा याद रख लेना। मैकडोनल्ड में पा ऐसे याद रख लेना। ठीक है, मैकलेंड का पावर, अफिलिएशन, अचीवमेंट। नेक्स्ट का अल्डरफर्स ERG थ्योरी, इसका भी सिर्फ नाम याद रखना है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, ERG थ्योरी। नेक्स्ट इज़, ये रूम आपके सिलेबस में नहीं है, JS भी नहीं है। ओके, X एंड Y थ्योरी पढ़ते हैं। X एंड Y थ्योरी दोनों ही मैकग्रेगर ने दी थी। ये मैककेलेंड थे, ठीक है, ये मैकग्रेगर हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले थ्योरी X दी, फिर खुद ही थ्योरी Y दे दी। ठीक है, इन्होंने पहले बोला कि जो वर्कर हैं वो काम करने का उनका मन करता नहीं है, तो आपने क्या करना है, उनको डराना है या फिर अवार्ड देना है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा काम करने के लिए, काम करवाने के लिए। लेकिन थ्योरी वाई में उन्होंने बोला कि जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, तो एक्स में उन्होंने बोला पीपल डिसलाइक वर्क एंड फाइंड इट बोरिंग एंड अवॉइड इट। वाई में बोला पीपल नीड टू वर्क एंड वॉन्ट टू टेक एन इंटरेस्ट इन इट अंडर राइट कंडीशन दे कैन इन्जॉय। यहाँ पर उन्होंने बोला कि वर्कर पर प्रेशर डालो, सिंपल सी बात। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि उनको एक सेफ एंड फेयर वर्किंग एनवायरनमेंट दो।
ये इसका क्रक्स था कि भाई थ्योरी एक्स में उन्होंने बोला कि एक उन पर प्रेशर डालो तब वो काम करेंगे, थ्योरी वाई में उन्होंने बोला कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, तो वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। इस डिफरेंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना इसे, ठीक है। उसके बाद आउची की जेड थ्योरी है। आउची की जेड थ्योरी क्या है, ये इन्होंने क्या किया, एक्स और वाई में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिली ना उनको ले लिया। इन्होंने बोला कि एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर इन एनवायरनमेंट विच गिव देम ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, ये वाई की बात थी, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट द की टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय को आप इन्वॉल्व करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इन्होंने एक्स और वाई को मिक्स करके जेड बना दिया, ठीक है, और एक्स की अच्छी बातें और वाई की अच्छी बातें ले ली, ठीक है। ये बेसिकली एक जापानीज़ मैनेजमेंट स्टाइल था ये आउची का, ठीक है, नाम भी ऐसे ही है आउची, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो मोटिवेशन की थ्योरी आई होप क्लियर हो गई होंगी, हमने जल्दी जल्दी में किया है क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में अब हम सिर्फ क्या MCQs ही लेंगे। आगे क्या है, नहीं, नॉन लीडरशिप, अच्छा हाँ, लीडरशिप के आपको ना 2 टॉपिक्स आपने ध्यान रखने हैं। ये जो टाइप्स ऑफ लीडर हैं, ट्रेडिशनल, सिचुएशनल, अपॉइंटेड एंड फंक्शनल। ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, जैसे किंग, क्वीन एक्सेट्रा। सिचुएशनल जो सिचुएशन के हिसाब से बन जाते हैं, जैसे ट्रैफिक जैम हो गया और लोग आके खड़े हो जाते हैं, तुम रुको तुम चलो, तुम रुको तुम चलो, वो। अपॉइंटेड जिनको प्रॉपर अपॉइंट किया गया है, एंड फंक्शनल जिनका काम ही है पोजीशन की वजह से मैनेजमेंट करना। एंड 3 तरह की मैनेजमेंट थ्योरी, आई कुडंट फाइंड इट, सॉरी, ये बेस्ड ऑन लीडरशिप स्टाइल 3 तरह की थ्योरी हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़-फेयर। ऑटोक्रेटिक में जो लीडर है वो सिर्फ ऑर्डर देगा कि काम ऐसे करना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक में जो इसके अंदर काम कर रहे हैं उनसे एडवाइस भी लेगा, फिर डिसीज़न लेगा, ठीक है। और लेज़-फेयर में उनको फ्री छोड़ देगा कि डू एज यू थिंक राइट, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में वो उसकी बात चलेगी, डेमोक्रेटिक में नीचे वालों से एडवाइस ली जाएगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा, और लेज़-फेयर में सबको बोला जाएगा कि अपना अपना काम करो, जैसे तुम्हें सही लग रहा है वैसे करो, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तब आना मेरे पास, ठीक है। चलो, तो दिस वाज ओके। सो ये सब चीज़ें भी हमने कर ली हैं, स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, ये 2 चीज़ें और आप देख लो, PERT एंड CPM, इसका फुल फॉर्म आया था, ठीक है। तो PERT क्या है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। बेसिकली ये दोनों जो हैं PERT एंड CPM, ये इवेल्युएशन टेक्निक्स हैं कि भाई जो काम हो रहा है उसको इवेल्युएट कैसे किया जाए कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको बस फुल फॉर्म याद रखनी है और ये ध्यान रखना है कि ये एक इवेल्युएशन का मेथड है, मूल्यांकन का मेथड है। PERT है आपका प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक। इसके अलावा बिजनेस एथिक्स पे ध्यान देना। बिजनेस एथिक्स क्या है, जहाँ पर भी एथिक्स वर्ड लग गया ना, इसका मतलब होता है मोरल वैल्यूज़, ठीक है। तो बिज़नेस में किस तरह की मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, वो होता है बिज़नेस एथिक्स, सिंपल सी बात है। ये प्रिंसिपल दिया किसने था, थॉमस एम गेरेट ने दिया था, उनकी बुक थी बिज़नेस एथिक्स, व्यावसायिक नीतिशास्त्र, जो 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एक क्विक सा रिवीजन हमने लिया है इन सारे चार्ट्स के थ्रू, तो आप इन चार्ट्स को या तो कॉपी कर लो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत काम आने वाले हैं, या फिर आप दोबारा से वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद हम MCQs करेंगे मैनेजमेंट के, इंडस्ट्रियल लॉ के, और हाँ, इनकम टैक्स की समरी मैंने टेलीग्राम के चैनल पर भेज दी है, जो उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाना, ठीक है। वहाँ पे PDFs वगैरह मिल जाएंगी। चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।